फिर क्या हो गया मेरे भाई, फिर क्या हो गया मेरे भाई, तू एक चीज में नाकामयाब हो गया तो पर तेरे माँ बाप को क्या सो, तेरे याद से ना तू मेहनत कर लगातार लग जा। ये लोग तने ताने मारे हैं तो क्या हो गया, पर मेरे भाई जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा ना उस दिन लोग तेरे ताने नहीं तेरे शाबाशी देंगे और तेरा हौसला बढ़ाएंगे कि हाँ तू यह काम कर सका था, हम तेरे जाने थे। तो मेरे दोस्त तू लगातार तेरी मेहनत कर लगा रहे और तू तेरे माँ बाप का सपना पूरा कर दे, सपना पूरा कर दे। हेलो दोस्तों, मैं विनोद आप सभी के सामने विकेस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लोधी वंश जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में बताया था कि लोधी वंश की समापन होता है और मुगल वंश की शुरुआत होती है। जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है, उसमें लोधी वंश की समाप्त हो जाता है और मुगल वंश शुरू होता है। तो हम आज शुरू करेंगे मुगल वंश के बारे में जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है, बाबर के बीच में होता है। उसके बाद आगे हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को मुगल वंश में कौन कौन से शासक आएंगे उसके बारे में आप सभी को बताता हूं। तो आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें और मैं आप सभी को मुगल वंश के बारे में बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुगल वंश में सबसे पहले आएगा बाबर। मैं आप सभी को एक ट्रिक बताता हूं, उससे आप सभी को आसान होगा याद करना कि मुगल वंश था वो क्या था, बादशाह कि बादशाह कि मुगल वंश है वो क्या है, बादशाह। तो बादशाह अपनी देसी भाषा में बादशाह, बी से मतलब बाबर, एच से आ जाएगा हिमायूं, ए से आ जाएगा अकबर, जैसे आ जाएगा जहांगीर और एस से आ जाएगा शाहजहां और ए से आ जाएगा लास्ट जो अंतिम शासक होगा मुगल वंश का, औरंगजेब कि बादशाह मुगल वंश क्या है, बादशाह। उस बादशाह की ट्रिक से बाबर, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। जो औरंगजेब है वो मुगल वंश का अंतिम शासक होगा, औरंगजेब है वो अंतिम शासक होगा मुगल वंश का। तो हम इसके आगे शुरू करते हैं। तो हम अकबर से शुरू करते हैं मुगल वंश में। तो अकबर के सबसे पहले मैं आप सभी को उसके युद्धों के बारे में बता देता हूं। तो अकबर के 4 युद्ध हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आप सभी को बताता हूं। पहला है जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो पानीपत का प्रथम है वो युद्ध है वो 1526 में लड़ा गया था और वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ा गया था जो बाबर जीतता है। उसके बाद आएगा दूसरा युद्ध, जो बाबर का दूसरा युद्ध है वो 1527 में है, वो खानवा का युद्ध है, 1527 में जो खानवा का युद्ध होता है वो राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर जीतता है। तो बाबर अपने चारों युद्धों को जीतता है। उसके बाद आता है 1528 में जो चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध जो मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर जीतता है। और 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध जो अफगान सेना और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर जीतता है। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इसकी ट्रिक है आप सभी को याद करना कैसे बाबर के युद्धों को कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। 1526 में पानीपत का, 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का, 1529 में घाघरा का और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर की मृत्यु होती है, उसके बाबर के कार्य बता देता हूं मैं, बाबर ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए थे। उसके बाद हम बाबर की आगे बताएंगे। बाबर के 4 बेटे थे,
बाबर के 4 बेटे थे। बाबर है, उसके 4 बेटे थे। पहला था हुमायूं, हुमायूं। दूसरा था अस्करी, अस्करी। तीसरा था कामरान, कामरान। और चौथा था इमदाद, इमदाद। जिसमें सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था, सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था। हुमायूं, अस्करी, कामरान, इमदाद, ये 4 बेटे थे, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, जिसमें जिसका नाम है बाबरनामा, बाबरनामा। जो ये बाबरनामा है, ये तुर्क भाषा में लिखी गई है, तुर्क भाषा में लिखी गई है। और बाबरनामा में इसने बताया है उस समय, जिस समय बाबर का राज था 1526 से 1530 के बीच में, उस समय भारत में सबसे ज्यादा ताकतवर राजा बताया गया है। इसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामे में बताया है कि कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय। आप सभी से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बाबर के काल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा बाबर ने किसे बताया है, तो कृष्ण देवराय को बताया है बाबर ने। उसके बाद बाबर की जो कब्र है, कब्र वो 2 जगह है। भारत में है आगरा, आगरा, और एक काबुल, काबुल अफगान में। आगरा में आराम बाग, बाबर की तबीयत भी खराब रहती थी बाबर, क्योंकि जब बाबर अफगान से आया था, अफगान से आया था, तो बाबर और भारत में अफगान से आया था, तो यहाँ भारत का वातावरण इसे सूट नहीं करता था, अच्छा नहीं था। तो इसने वैद्यों से पूछा, लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप एक वातावरण अच्छा करने के लिए हरियाली में रहो। तो इसने अपने लिए आराम करने के लिए आराम बाग बनाया था, आराम बाग बनवाया था, जहां पर इसकी मृत्यु के बाद इसे याद रखा गया था। आराम बाग जो आगरा में है, आगरा में है आराम बाग, उसे वहां पर इसे दफनाया गया था, इसकी कब्र खोदी गई थी। लेकिन लोगों के कहने पर कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि काबुल में उसकी कब्र जाए, तो इसके बेटे हुमायूं ने आराम बाग से कब्र को निकालकर काबुल में शिफ्ट कर दिया था। तो आप सभी से पूछ लिया जाए कि भारत में बाबर की कब्र कहां पर है, तो आराम बाग जो आगरा में है वहां पर है। और मेनली जो डेड बॉडी है वो कहां पर है, काबुल में है, जो अफगान में है बाबर की। यह बात आप सभी को पता होना चाहिए। बाबर ने सबसे पहले एक नीति चलाई थी, तुगलमा नीति, तुगलमा नीति। यह तुगलमा नीति क्या होती है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। यह नीति बाबर ने सबसे पहले इब्राहिम लोदी के आगे चलाई थी, जब 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। दरअसल यह तुगलमा नीति ये थी कि 12 फीट की दूरी पर एक तरफ तोप लगाई दी जाती, यहाँ पर तोप, यहाँ पर तोप, यहाँ पर तोप, और 12 फीट का गैप दे दिया जहां पर सैनिक खड़े थे। और इस तरफ से जो इब्राहिम लोदी के पास थे घोड़े थे और हाथी थे, उसके सैनिक थे। इन तोपों के पीछे बैलगाड़ी के पीछे सैनिक, यहाँ पर सैनिक ये तोप लगा दिए, यहाँ पर बैलगाड़ी, यहाँ पर बैलगाड़ी, 12-12 फीट की दूरी पर बैलगाड़ियां लगा दी गई थी। और इस तरफ बेचारे इब्राहिम लोदी के पास सैनिक थे, घोड़े और हाथी थे उस समय पर। तो सबसे पहले तुगलमा नीति इब्राहिम लोदी के ऊपर चलाता है। और जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उसमें इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिक थे, 1 लाख सैनिक थे। लेकिन जो बाबर है उसके पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। बाबर 12,000 सैनिक की दम पर 1 लाख सैनिकों को मारता है, क्योंकि इसके पास तोप थे। और भारत में उस समय तोप का आविष्कार नहीं था, तोप नहीं चलते थे वहां पर, उस समय घोड़े और हाथी होते थे। तो बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है, उसमें तुगलमा नीति का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले इब्राहिम लोदी के ऊपर बाबर इब्राहिम लोदी के ऊपर तुगलमा नीति का प्रयोग करता है। तो यह आप सभी को पता होना चाहिए। तो 1530 के लगभग बाबर बीमार पड़ता है,
और काजी को बुलाता है, जो वकील होते हैं आज के समय में वहां पर काजियों को बुलाता है, जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनको बुलाता है कि मैं मरने वाला हूं। अपने बेटों को बुलाता है, हिमायू को, कामरान को, अस्करी को और हिंदाल को बुलवाता है। और एक खाट पर बाबर बैठा होता है और बाबर कहता है कि अब मेरा जीवन अंतिम, मेरी सांसें अंतिम हैं, बहुत ही कम जीवन बचा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना राजपाट इतना बड़ा है जो भारत में है वो मैं अपने सबसे बड़े बेटे हिमायू को देकर जाऊं। और बेटा हिमायू, तू तेरे अपने भाइयों को कभी किसी चीज की जरूरत नहीं होने देगा, इन सभी की जरूरतों को तू पूरा करेगा और इनका हमेशा ख्याल रखेगा, इनके ऊपर कोई आज आने ना दे। तो हिमायू कहता है कोई दिक्कत नहीं है पिताजी, ये कोई दिक्कत नहीं है पिताजी। तो 1530 में बाबर मर जाता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है और 1530 में हिमायू गद्दी पर बैठता है। 1530 में हिमायू गद्दी पर बैठता है। तो अब हम बाबर के बाद हिमायू की बात करते हैं। हिमायू के 4 युद्ध है। उससे पहले बाबर का एक युद्ध और है जो किसी ने पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभार बाबर का पूछ लिया जाए कि सबसे पहला युद्ध छोटा मोटा है युद्ध। इसमें क्या करता है, 5-7 गुंडों को लेके आता है और ये बेरा राजस्थान में है, बेरा के किले पर आक्रमण कर देता है। तो बाबर का जो प्रथम युद्ध है वो पानीपत है ऑफिशियली, लेकिन सभी युद्ध में पूछ लिया जाए तो बेरा का युद्ध है, जो बेरा के किले पर आक्रमण किया था वो सबसे पहला युद्ध होगा। उसके बाद हम हिमायू की बात करते हैं। हिमायू तो 1530 में गद्दी पर बैठेगा। हिमायू 1530 में गद्दी पर बैठता है। 1531 में हिमायू का प्रथम युद्ध होता है जो देवरा का युद्ध होता है, देवरा का युद्ध। 1531 में हिमायू का देवरा का युद्ध होता है जो शेरशाह सूरी के साथ होता है 1531 में। इस युद्ध में शेरशाह सूरी हारता है, बाबर जीतता है। इसके बाद शेरशाह सूरी दोबारा युद्ध करता है जो चौसा का युद्ध होता है। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध जो शेरशाह सूरी के बीच में ही होता है। इसमें शेरशाह सूरी जीतता है और हिमायू हार जाता है, हिमायू हार जाता है। जब हिमायू चौसा के युद्ध में हार जाता है तो शेरशाह सूरी को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने चौसा के युद्ध में हिमायू को हरा दिया, क्यों ना मैं ताकत थोड़ी सी लगाकर उसमें 1540 में जो बिलगिराम या कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलगिराम का युद्ध होता है 1540 में। शेरशाह सूरी सोचता है कि क्यों ना मैं 1540 में कन्नौज के युद्ध में बाबर को हरा दूं। तो अपनी सारी ताकत लगाता है शेरशाह सूरी और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में बाबर हिमायू को हरा देता है। और हिमायू को जब पता चलता है कि हिमायू हारने वाला है तो उसकी सेना भी हिमायू को छोड़कर चली जाती है। तब हिमायू अपनी जान बचाने के चक्कर में जंगलों में भाग जाता है और वहीं पर बिलग्राम के पास एक गंगा नदी है, गंगा नदी, उस तरफ जाता है। जो ही भागता है उसके पीछे शेरशाह सूरी कहता है कि हिमायू को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लेके आओ, उसे या तो खत्म करके लेके आओ उसको, या मेरे सामने जिंदा पकड़ कर ले जाओ। तब हिमायू अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भागता है और जो ही जंगलों में जाता है तो आगे जो ही बढ़ता है तो आगे धरती गिरती थी, तो इसे पता था कि आगे नदी है और पीछे से शेरशाह सूरी की सेना हिमायू को मारने के लिए पीछे पड़ी हुई थी। हिमायू को तैरना नहीं आता था तो हिमायू गंगा नदी में डूब जाता है और जो ही डूबता है और थोड़ी दूर के बाद उसे पता था कि पीछे से तो उसकी मौत थी और नदी में डूबने लग रहा था। तो ये कहते बचाओ बचाओ बचाओ। जो रात का समय था, अंधेरा हो चुका था, तो वहां पर एक नाविक होता था, जो नाव चलाता है, वो आवाज सुनता है और हिमायू को गंगा नदी, उस नदी में से बाहर निकालता है। और जब तक हिमायू को निकालता है तब उसके पेट में पानी भर चुका था, हिमायू बेहोश हो चुका था।
जब हुमायूं को यह नाविक बाहर निकालता है तो अगले सुबह जब नाविक हुमायूं के पेट में से पानी निकालता है और उसे होश दिलाता है, जब हुमायूं कहता है कौन हो तुम, जब हुमायूं कहता है कौन हो, जब नाविक कहता है मैंने आपकी जान बचाई है महाराज, आप कौन है? क्योंकि जब आप हुमायूं नदी में डूब गया था तो उसके मुकुट वगैरह सब कुछ उस नदी में गुम हो गए थे, पैर निकल कर पड़ गए थे, हुमायूं कुछ छोटे मोटे वस्त्रों में ही था। तब हुमायूं से पूछता है कि आप कौन है, जब नाविक पूछता है, जब हुमायूं कहता है कि मैं दिल्ली का राजा हूं, भारत सल्तनत का मुगल वंश का राजा हूं, मेरे मुगल वंश को लूट लिया गया है शेरशाह सूरी के द्वारा, मेरे मुगल वंश को लूट लिया गया है शेरशाह सूरी के द्वारा और शेरशाह सूरी मुझे मारने के तत्पर है, मैं मारने के लिए तत्पर है। तो नाविक से हुमायूं एक रिक्वेस्ट करता है, उससे एक बात करता है और उसे कहता है कि आप मुझे मेरे देश अफगानिस्तान में पहुंचा दो, मैं आपका एहसान मानूंगा। तो नाविक को इस हुमायूं पर दया आ जाती है और नाविक लगभग 15 से 20 दिन अपने घर पर रखता है, हुमायूं की डाडी को मूंछों को डाडी को बढ़ाता है। उसके बाद हुमायूं को लाहौर की तरफ से ले जाकर पाकिस्तान, लाहौर से ले जाकर होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फरगना जहां पर बाबर का जन्म हुआ था, इसके पिता का, हुमायूं के पिता का जन्म हुआ था फरगना, जो 1483 में हुआ था बाबर, वहां पर फरगना में अफगान के छोटे से शहर में फरगना में छोड़ता है। और उसके बाद वहां पर इसके पिता की बाबर की सल्तनत थी, तो हुमायूं उस नाविक को कहता है कि आपने मेरी इतनी ज्यादा सहायता की है तो मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूं। तो वहां पर कुछ गिनियां होती थी सोने की, तो उस गिनियों से भरे हुए थैले को देना चाहता है। तो नाविक कहता है कि हम किसी की जान बचाने के लिए पैसे नहीं लेते, हम किसी का एहसान नहीं करते, मानते। और वहां से नाविक अपने भारत में वापस आ जाता है। और जब हुमायूं अफगानिस्तान के फरगना में पहुंच जाता है तो वहां पर भी उसे डर लगा रहता है कि कभी ना कभी शेरशाह सूरी तुझे यहां पर आकर मार ना दे। इसके बाद हुमायूं 1541 में एक राजा थे, उनके दरबार में जाता है, शाह तमस, जिसका नाम था शाह तमस के दरबार में जाता है और वहां पर जाकर उनसे कहता है, भीख मांगता है कि मुझे बचा लीजिए। तो शाह तमस और बाबर आपस में एक कट्टर दुश्मन थे, क्योंकि शाह तमस शिया मुसलमान था, शिया वंश का था, और बाबर था जो सुन्नी था। तो इसी का फायदा देखकर शाह तमस बाबर को कहता है, ठीक है मैं तुझे अपने दरबार में रख दूंगा हुमायूं को, लेकिन तुझे शिया मुसलमान को अपनाना पड़ेगा। तो अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं क्या करता, उसने शिया वंश को अपना लिया। हुमायूं के यहां तक 1541 तक, और बाबर जो थे वो सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन इसके बाद जो भी आगे आएंगे वो शिया वंश के हो जाएंगे। तो 1541 में यह शाह तमस के दरबार में रहता है। उसी में इसका छोटा भाई था जो हिंदाल था, उसके एक रिलीजियस गुरु थे जिसका नाम था मीर अली। उनकी एक बेटी थी जो शाह तमस के दरबार में रहती थी, जिसका नाम था हमिंदा बानो। जब 1541 में हुमायूं इस शाह तमस के दरबार में रहता है, उसी समय हमिंदा बानो भी इस शाह तमस के दरबार में रहती है, और यह शाह तमस हमिंदा बानो को अपनी बेटी मानता है। कुछ समय बाद जब हुमायूं इसके दरबार में रहता था तो हुमायूं को इस हमिंदा बानो से प्यार हो गया,
हमीदा बानो से प्यार हो गया तो शाहतमस्त ने क्रोध में आकर हमीदा बानो और हुमायूं को अपने दरबार से निकाल दिया। 1541 में हुमायूं शाहतमस्त के दरबार से निकलता है और 1542 में 1542 में जब यह शाहतमस्त के दरबार से 5-6 महीने इधर उधर भटकता रहता है, उसके बाद हुमायूं की पत्नी थी जो हमीदा बानो जो प्रेग्नेंट हो जाती है। और 42 में जब ये चल रहे थे तो वीर साल नाम के एक राजा थे जो पाकिस्तान के राजकोट के राजा थे। वीर साल नाम के एक राजा थे। जब हमीदा बानो और हुमायूं दोनों जाते रहते हैं तो हमीदा बानो के पेट में दर्द होता है क्योंकि हमीदा बानो प्रेग्नेंट थी। जब ये जाते हैं तो वीर साल के दरबार की तरफ से लौटते हैं तो हुमायूं वीर साल के पास जाता है और कहता है कि महाराज मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसे कभी भी बच्चा हो सकता है, कृपया मुझे सिर ढकने के लिए थोड़ी सी जगह दीजिए। तो वीर साल को हमीदा बानो पर दया आ जाती है और ये अपने दरबार में एक कुटिया दे देता है, कुटिया प्रकार से कमरा मान लीजिए, एक कुटिया दे देता है उनको रहने के लिए। तो यही 1542 में सलीम नाम के एक लड़के का जन्म होता है जो आगे जाकर अकबर कहलाएगा। उस 1542 में 20 साल में इसका जन्म होता है और जो आगे जाके अकबर कहलाएगा, इसका नाम पहले सलीम था। तो 1542 में जब यहाँ पर रहता है तो उसे कुछ समय बीताता है, जब तक छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए। तो लगभग 5-6 महीने बाद कुछ समय बाद जब हुमायूं उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई है, उसका छोटा भाई, हुमायूं का छोटा भाई जो लाहौर का कामरान है, लाहौर का राजा है या सूबेदार था, लाहौर का कामरान सूबेदार है। जब उसे यह बात पता चलती है तो हुमायूं अपना बोरी बिस्तर यानी अपनी पत्नी हमीदा बानो को लेकर, हुमायूं खुद और अपने छोटे से बच्चे सलीम को लेकर 20 साल के महल से जाता है और लाहौर के दरबार में पहुंचता है और वहां के दरबार में जाकर सैनिकों से कहता है कि कामरान को कहा जाए कि मैं उसका बड़ा भाई आया है हुमायूं। जब सैनिक कामरान को जाकर कहते हैं कि आपका भाई आया है तो कामरान कहता है कि ठीक है, उसे दरबार में भेज दो। दरबार में बुलाता है और आपस में गले मिलते हैं। उसी के साथ एक तरफ उसका भाई हिंदाल होता है और दूसरा अस्करी। ये तीनों भाई वहां पर होते हैं, लाहौर में इनका राज चलता है। जब ये तीनों मिल जाते हैं, अस्करी, कामरान, हिंदाल, और यहीं पर मुगल वंश के सारे भाई आपस में मिलते हैं। मुगल वंश के लोग अकबर जो बाबर के चारों बेटे थे, हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंदाल, ये चारों मिल जाते हैं। इसी के साथ इसकी पत्नी हमीदा बानो, इसका बेटा सलीम जो आगे जाकर अकबर कहलाएगा। जब मुगल वंश के सभी लोग मिल जाते हैं तो कुछ हुमायूं अपनी सारी कहानी इनको बताता है। तो जब तक ये कहानी बताता है उस समय तक यह बात होती है 1545 के लगभग। 1545 में ये चारों भाई आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद 1555 में बाबर 1555 में हुमायूं है वो दोबारा भारत पर आक्रमण करता है और 1556 पर हुमायूं की मृत्यु होती है। उससे पहले मैं आप सभी को इस खेत में ले जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 1540 से जो भारत पर सूर्यवंश चल रहा था उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो शेरशाह सूरी जो भारत के शासक थे उस समय पर सूर्यवंश चल रहा था, जब हुमायूं इन सभी चक्रों में पड़ा हुआ था, जो छोड़कर भारत से
अपने अफगान की तरफ आ गया तो सूर्यवंश उस समय 1540 में क्या कर रहा था? 1540 के बारे में, 1540 से 1545 के बीच में सूर्यवंश के विषय में मैं आपसे